विषय के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों सीडीपी में हम क्या है, हर एक चैप्टर से बेस्ट 100 क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं और हम 1000 प्रश्नों की सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, जिसमें हर एक चैप्टर से हम 40 क्वेश्चंस थ्योरी वाइज कवर कर रहे हैं, जो कि यूपी टेट या एमपी टेट रीट परीक्षाओं के लिए है। इसके अलावा 40 क्वेश्चंस हम आपके सी टेट परीक्षा के लिए पेडागोजिकल क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं। इसके अलावा 20 प्रश्न आपके लगभग फैक्चुअल क्वेश्चन होंगे और इस तरह हर एक चैप्टर से हम बेस्ट 100 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसको एक बार आप 100 प्रश्नों को पढ़ लेते हो किसी भी चैप्टर के, तो यहाँ पर आपकी यहाँ से बाहर प्रश्न नहीं जाएगा। और हम जो पहला चैप्टर हमने रखा था वो वृद्धि और वातावरण था, वृद्धि विकास और वंशानुक्रम वातावरण। तो ये दो चैप्टरों को मिलाकर पहला चैप्टर बनाया था और इसमें हम 100 प्रश्नों को डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की। अगर आप तैयारी घर बैठे करना चाहते हैं तो सरकारी अध्यापक चैनल को आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है। इसके बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना है। चलिए 70 क्वेश्चंस हम यहाँ पर पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं 80 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे और 71 से लेकर हम आज प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये है, निम्न में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत है? तो देखिए याद रखना है क्या चीज देखनी है प्रश्न में, सबसे पहले नहीं, सत्य, असत्य, और इसमें बोला है कि विकास का सिद्धांत है, तो हमें विकास का सिद्धांत ढूंढना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पढ़ना। विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित नहीं है। तो ये प्रश्न, ये जो ऑप्शन है हमारा क्या है, गलत है, क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतः संबंधित होती हैं। शारीरिक विकास मानसिक विकास पर प्रभावित करता है, मानसिक विकास संवेगात्मक विकास को प्रभावित करता है, और सभी जो क्रियाएं हैं अंतः संबंधित हैं। दूसरा है, विकास की दर समान नहीं होती, लेकिन विकास की जो दर है वो तो समान होती है। तो यहाँ पर सभी की विकास की दर की बोला है, ठीक है, विकास की दर समान है, लेकिन सभी की विकास की दर समान नहीं होती। तो यहाँ पर ये वाला जो ऑप्शन है वो भी सही है, ठीक है। विकास हमेशा रेखीय होता है। देखिए मैंने आपको बताया था विकास कैसा होता है, एक तो वर्तुलाकार, मैंने आपको बताया था वर्तुलाकार होता है, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये जो ये जैसे यहाँ पर कोई शरीर का कोई भाग है, जैसे सिर है, तो सिर के आसपास वाली चीज़ें क्या हो, सबसे पहले उनका विकास होगा। जैसे यहाँ पर हाथ है तो हाथ के आसपास वाली चीज़ों का क्या होगा, सबसे पहले विकास होगा। तो एक तो वर्तुलाकार होता है और रेखीय नहीं होता, ठीक है, अभिक्रमिक हो सकता है, यानी कि लगातार विकास हो सकता है। और इसका जो क्रम है वो भी मैंने आपको बताया था कि सिर से लेकर पैर की ओर होता है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत है, यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। देखिए विकास की जो प्रक्रिया है वो निरंतर चलती है, जन्म से लेकर जीवन पर्यंत, यानी कि मृत्यु तक इसकी प्रक्रिया चलती है। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। ऑप्शन जो सही है हमारा सिद्धांत वो ये है कि सभी की विकास की दर समान नहीं होती, किसी में विकास की तीव्र गति से होता है। आपने देखा होगा कई इंसानों का जो विकास है तीव्र गति से होता है, किसी का शारीरिक विकास ज़्यादा हो जाता है, किसी का शारीरिक विकास कम होता है, किसी का मानसिक विकास ज़्यादा होता है, किसी का मानसिक विकास कम होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा, क्योंकि विकास की दर सभी में समान नहीं होती है। आंशिक पुनर्बलन, आंशिक पुनर्बलन कहते हैं दोस्तों जो शुरुआत में जो पुनर्बलन दिया जाता है, शुरुआती एनफोर्समेंट, स्टार्टिंग एनफोर्समेंट को कहते हैं आंशिक पुनर्बलन। तो पुनर्बलन भी आपको पता होगा कि एकदम से उसको अभिप्रेरित कर देना, बच्चे को पुनर्बलन देना, ठीक है, किसी भी कार्य को करने के लिए। तो जो आंशिक पुनर्बलन है, शुरुआती पुनर्बलन, वास्तविक कक्ष में अनुपयुक्त नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो गलत हो गया हमारा, क्योंकि वास्तविक कक्ष में अनुप्रयुक्त किया जा सकता है। क्यों नहीं किया जा सकता, बच्चे को कक्षा में आंशिक पुनर्बलन दिया जा सकता है। पशुओं को प्रशिक्षित करने में सर्वाधिक कार्य करता है। तो देखिए यहाँ पर पशुओं की कोई बात नहीं हो रही, जब हम सीडीपी यानी कि बाल विकास पढ़ रहे हैं तो केवल बालक के बारे में पढ़ते हैं। कोई भी अगर आपको पशुओं से संबंध दिख जाए तो एक तरह का ये एक तरह से गलत ही होता है, ठीक है। सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है, सतत पुनर्बलन की अपेक्षा कम प्रभावी होता है। देखिए सतत पुनर्बलन होता है लगातार पुनर्बलित करते रहना, और एक होता है शुरुआत में ही पुनर्बलन देना। तो लगातार से क्या मतलब है, जब बच्चा शुरुआत ही नहीं करेगा तो शुरुआती जो पुनर्बलन है, आंशिक पुनर्बलन, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है सतत पुनर्बलन से भी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा अपना आंसर, ठीक है, याद रखेंगे 72 का है ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, ठीक है, सत्य ढूंढना है हमें, सत्य कौन सा है। तो शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है। तो देखिए शिक्षक जब प्रश्न पूछेगा तो संज्ञानात्मक विकास में वो बाधक साबित होगा, नहीं होगा। जब शिक्षक प्रश्न पूछेगा तो बच्चे की सोचने समझने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, बच्चा सोचेगा समझेगा चीजों को, तो संज्ञानात्मक विकास उसका ज्यादा होगा, बाधक नहीं होगा।
विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों से अप्रभावित रहते हैं। इसका मतलब ये है कि जो विकास है और जो सीखना है वो समाज सांस्कृतिक संदर्भ होते हैं उनसे अप्रभावित रहते हैं, यानी कि उनसे प्रभावित नहीं होते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन जो है गलत है, क्योंकि समाज संस्कृति से प्रभावित होती हैं विकास और सीखना। ठीक है, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं। तो ये हमारा आंसर जो है वो ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। अगला पढ़ते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो ये हमारा जो ऑप्शन एकदम बेस्ट है। जो खेलना है वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास में भी सही साबित होता है, सामाजिक दक्षता के लिए भी सही साबित होता है। तो और ये हमारा जो ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि विद्यार्थी एक निश्चित तरीके से नहीं सीखते, विद्यार्थी कई सारे तरीकों से सीखते हैं। इसीलिए एक शिक्षक को कई सारी विधियां, कई सारे मेथड, कई सारे तरीके सिखाए जाते हैं कि बच्चों जिस मेथड से बच्चा सीखता है उसी मेथड से उस बच्चे को सिखाया जाए। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। हम 70 प्रश्नों को डिस्कस कर चुके हैं और एक एक पॉइंट को कई ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। तो जो इंपॉर्टेंट है केवल वही मैं आपको बताता जाऊंगा। चलिए बढ़ते हैं। पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बालक मुक्त रूप से चिल्लाता है। 2 वर्ष पश्चात वह बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार जाता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे और गर्दन की जो पेशियां हैं वो तन जाती हैं। यानी कि जैसे देखा होगा हमने, छोटा बच्चा तो कि चिल्लाता है, फिर थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी जो पेशियां हैं वो तनती हैं, ज़्यादा जोर से चिल्ला नहीं पाता है। तो उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक एक आधार क्या है, यानी कि ये सब क्यों हो रहा है? तो विकास क्रमिक प्रकार से होता है, इसी वजह से हो रहा है। विकास निरंतरीय होता रहता है, इस वजह से हो रहा है। तो देखिए इस वजह से तो हो नहीं सकता निरंतर से। इसका क्या मतलब है कि 2 वर्ष बाद उसकी जो पेशियां हैं, विकास क्रमिक प्रकार से होता है यानी कि एकदम लगातार होता जाता है, एक तरीके से एक क्रम में हो रहा है। तो इससे भी कोई मतलब नहीं है। अलग अलग लोगों में विकास भिन्न भिन्न रूप से होता है, तो इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है, 2 बच्चों का कंपैरिजन नहीं हो रहा। अगर कंपैरिजन हो रहा होता तब ये ऑप्शन जब हम पढ़ते, ठीक है। और अभी इसका कोई वो नहीं है। विभेद एवं एकीकरण विकास के लक्षण है। जैसे मैंने आपको बताया था कि विकास में क्या है, सबसे पहले हाथ का विकास होता है, उसके बाद उसकी उंगलियों का विकास होता है। सबसे पहले सिर का विकास होता है, उसके बाद उसके आसपास गर्दन का विकास होता है। तो ये जो कारण है वो सबसे ज़्यादा सटीक है। जो मांसपेशियां तनती हैं बच्चे की, वो विभेद एवं एकीकरण के विकास के लक्षण होते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बालक विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो बाल विकास के सिद्धांत मैंने आपको पढ़ाए हैं, इसमें देखना है आपको विकास के सिद्धांत कौन से नहीं है। विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं, तो बिल्कुल महत्वपूर्ण है। शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, सारे विकास महत्वपूर्ण हैं। सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभवी अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो ये जो है कि हाँ, ये सही बात है, क्योंकि सभी विकास परिपक्व जैसे होता जाता है बच्चा और बच्चे को अनुभव होता जाता है, तो उसकी अंत्यक्रिया का परिणाम होता है विकास। ठीक है, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। देखिए ये जो ऑप्शन है वो गलत है, ये कोई सिद्धांत नहीं। मैंने आपको बताया था विकास और अधिगम क्या है, एक समान गति से आगे नहीं बढ़ते हैं। जब मैंने आपको विकास ही पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि शैशवावस्था में विकास तीव्र गति से होता है, बाल्यावस्था में विकास मंद गति से होता है, और जो वृद्धि विकास मैंने आपको पढ़ाया था और इस तरह से होता है। ठीक है, जैसे एकदम शारीरिक विकास बढ़ जाता है, कभी आपने देखा होगा मानसिक सोचने समझने की क्षमता बालक में आ जाती है, तो अलग अलग गति से बढ़ता है। सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। ठीक है, तो ये भी सही है, एक क्रम का पालन करते हैं। तो यहाँ पर जो गलत है वो ऑप्शन नंबर 3 है, क्योंकि इसमें पूछा है सिद्धांत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। आनुवांशिक गुणों का स्थानांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता है, तो किससे होता है? माता से होता है, पिता से होता है। देखिए जहाँ सिर्फ आ जाए तो अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और इसको आप क्रॉस कर दीजिए। माता एवं पिता दोनों से होता है, तो ये भी मतलब सही है, लेकिन जो ऑप्शन अपने आप में 1 से 2 से ज़्यादा ऑप्शन को अपने अंदर ले लेता है वही सही होता है सीटेट परीक्षा में। इसमें माता भी हैं, पिता भी हैं, उनके पूर्वज भी हैं। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो आनुवंशिक गुणों हैं उसका स्थानांतरण होता है माता से, पिता से, उनके पूर्वजों से। शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। ये जो डेफिनेशन है वो किसकी है? तो यहाँ पर डायरेक्ट बता देता हूँ मैं आपको, जेम्स ड्रेवर की ये डेफिनेशन है। जेम्स ड्रेवर की डेफिनेशन में जेम्स ड्रेवर ने बोला है कि शारीरिक मानसिक विशेषताओं का माता पिता के संतानों में हस्तांतरण आनुवंशिकता कहलाता है। याद रखेंगे। ठीक है, आनुवंशिकता से एक डेफिनेशन है जो कि जेम्स ड्रेवर की है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। निम्न में से कौन सा
मुख्य रूप से आनुवंशिकता संबंधी कारक है। आनुवंशिकता संबंधी यानी कि हेरिडिटी संबंधी एक कारक कौन सा है? तो आंखों का रंग तो बिल्कुल है। आंखों का रंग जैसे आपने देखा होगा, आंखों का रंग माता पिता का जैसा होता है, बच्चे का भी वैसा हो जाता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि कलर ब्लाइंडनेस होती है, तो वो आनुवंशिकता संबंधी विकार होता है। ठीक है, तो आंखों का रंग ही होता है। इसके अलावा सामाजिक गतिविधियों में भागीदारिता, तो कोई मतलब ही नहीं है आनुवंशिकता से। समकक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति अभिवृत्ति जाहिर करना, तो कोई मतलब नहीं। चिंतन किस तरह से बच्चा कर रहा है, उसका कोई मतलब नहीं है आनुवंशिकता से। आंखों का जो रंग है वो नीला भी हो सकता है, पीला भी हो सकता है। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आनुवंशिकता पर। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए 78 क्वेश्चन था और ये 79 वाला प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सा सरल है, ज़्यादा सरल है। आप देंगे नीचे कमेंट्स में, इसके बाद आएगा वो प्रश्न। इससे पहले हम एक प्रश्न को और पढ़ लेते हैं, जैसे कि निम्न में से कौन सा किसी बच्चे पर आनुवंशिकता का प्रभाव है? आनुवंशिकता संबंधी प्रभाव कौन सा है? तो विशिष्ट शारीरिक लक्षण, तो आनुवंशिकता संबंधी प्रभाव है, क्योंकि शारीरिक लक्षण किसी भी तरह के हो सकते हैं और आनुवंशिकता वाली चीज़ है ये। विशिष्ट बुद्धि, जैसे बुद्धि वाले चैप्टर में मैं आपको बताऊंगा कि जो बुद्धि है वो भी आनुवंशिकता का ही प्रभाव है। क्योंकि जिस बच्चे के माता पिता हैं ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, होशियार होते हैं, तो वो बच्चा भी कैसा है, तीव्र बुद्धि वाला होता है। ठीक है, विशिष्ट चरित्र, आपने देखा होगा गोडार्ड और डगडेल की परिभाषा मैंने आपको बताई थी, जिसमें चरित्र के ऊपर उन्होंने अपनी अपनी परिभाषाएं दी थी, तो वो मैंने आपको बताई थी कोर्स में। और ये भी चीज़ आनुवंशिकता पर वो करती है। ठीक है, तो चारों हैं और ये सभी हमारा आंसर हो जाएगा। ये सभी जो चीज़ें हैं आनुवंशिकता का प्रभाव हैं, तीनों के तीनों चीज़ें। ये जो प्रश्न है इसका जवाब आप नीचे कमेंट्स में देंगे कि माता पिता के संतानों को प्राप्त करने होने वाले गुणों को क्या कहते हैं। देखिए, एक सरल सा प्रश्न है, जनरल प्रश्न है, एक जनरल सोच को विकसित कर देगा ये प्रश्न। आप नीचे कमेंट्स में इसका आंसर देंगे कि माता पिता से संतानों को प्राप्त होने वाले जो गुण हैं, कौन से गुण प्राप्त होती हैं? तो वंशानुक्रम, वातावरण, कोई नहीं। तो इसका जवाब आप नीचे देंगे कमेंट्स में। तो दोस्तों ये कुछ और 10 नए इंपॉर्टेंट प्रश्न थे पहले चैप्टर से। उम्मीद है कि आपको काफी कुछ यहाँ से सीखने को मिला होगा। अगर आपको यहाँ से कुछ भी सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।